हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इक्ला मैथमेटिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के कंप्लीट सिनॉप्सिस पे। तो उसके पहले आप लोग देख लीजिए कि मैं कौन हूँ और आप लोग को क्या ये बेनिफिशियर रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे मेरा नाम अब्दुल समी हुआ, मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से। मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स से मास्टर्स किया। एग्जाम क्वालिफाई किया था मैंने 2020 में एंड यूपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा है मेरा, कंटिन्यू है ये। 2022 में मैंने दिया था और उस समय का प्रीलिम्स थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे स्कोर था। 23 में मैंने ड्रॉप किया एंड देन चल रहा है। एंड देन उसके बाद मैं जो ऑप्शनल पेपर हैं जैसे WBCS और यूपीएससी के, इन लोग को गाइड्स करता हूँ। मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। और जिन लोगों को पढ़ाया वो लोग जस्ट ये ट्रस्ट के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं। जिन लोग को पढ़ाया वो मेन कैंपस में है, IIT में है यहाँ पे। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंप्लीट एक वीडियो में बात करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का पूरे कंप्लीट सिनॉप्सिस के ऊपर। आई होप कि ये बेटर होगा आप लोगों के लिए कि मतलब एक बार में पूरे ODE का रिवीजन हो जाएगा। जिससे स्टार्ट करते हैं। मैंने PDF बना लिया जो मैंने बनाया है। ये चैनल है मेरा, अगर बेटर लगे तो आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा पेपर 1 में आता है। एंड एक और बात कि ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिफिनेशन वगैरह होती है ना, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। सोल्यूशन से मेरा काम शुरू होता है। अच्छा, फॉर्मेशन भी है बट फॉर्मेशन मैंने इसको साइड रखा है और दो चीज मैंने यहाँ से अलग रखा है। एक लैप्लास वाला पोर्शन को और एक हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये चीज को मैंने दोनों को अलग रखा है, मतलब इसमें इसको ऐड नहीं किया है ना। मैं सोल्यूशन से इसका सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट किया। अगर वो बेटर इसका रिजल्ट आएगा तो मैं उसको ही बनाऊंगा, मतलब एक छोटा सा वीडियो डाल के। जैसे हमें क्या करना है, हमने इसको ना 2-3 पार्ट में बांट दिया। जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसके बाद सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट हो। एंड देन उसके बाद सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कांस्टेंट होता है। एंड देन उसके बाद मैंने मेथड को बांट दिया, जैसे वेरिएबल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिमूवल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने ऐसे बांट दिया इस सब कुछ चीज़ों को। सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, तो उसका हम लोग 4 टाइप देखते हैं। पहले 4 टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप है। एक था हमारा सेपरेबल वेरिएबल, एक है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन। एंड देन उसके बाद पहले चारों टाइप देख लेते हैं हम लोग। एंड देन उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड तीसरा है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और चौथा है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फर्स्ट ऑर्डर हो और साथ साथ में क्या हो, फर्स्ट डिग्री का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो इन्हीं 4 पे आपका सेट होगा। कौन कौन सा मैंने बताया? सबसे पहले हमने बताया सेपरेबल वेरिएबल्स, फिर हमने सेकंड बताया क्या, होमोजीनियस, एंड थर्ड हमने बताया क्या, एग्जैक्ट, और फोर्थ हमने बताया क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इन 4 टाइप से ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सबका अलग अलग टाइप होगा, तो उस सब के ऊपर हम बात करते हैं। आराम से एक एक करके सिनॉप्सिस देखेंगे, आप लोगों को बहुत ही बेटर लगेगा ये चीज। सेपरेबल वेरिएबल, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा इस टाइप में हो कि dy/dx इज इक्वल टू fx gx, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। यानी कि ये जी का फंक्शन है तो dy के साथ रख देना है, और fx का फंक्शन है इसको dx के साथ रख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि dy/gy fx इंटू dx। देन इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, हो जाएगा हमारा सॉल्व हो गया। इंटीग्रेट करने के बाद जस्ट सिनॉप्सिस बन रहा है यहाँ पे। आप लोग के पास ऑलरेडी इसका नोट्स वगैरह कहीं ना कहीं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे। बाय द वे, अगर यहाँ नहीं पढ़े हैं तो ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। वैसे मैं ये इकरा मैथमेटिक्स पे ही सारे कोर्स को धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ करके। वो बस ऐसे कि एक कंटिन्यूटी बना रहे, मतलब ऑप्शनल करने का। वो GS पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि मतलब ऑप्शनल धीरे धीरे छूटने लगते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं उस पर लाते रहता हूँ। आप चाहें तो ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे मैं हर एक दिन कुछ कुछ टॉपिक, जैसे अभी मॉडर्न अलजेब्रा चल रहा है एंड देन ज्योमेट्री चल रहा है, तो वहाँ से आप इसको रिवीजन के साथ रख सकते हैं। अब जैसे ऐसा हो कोई dy/dx f(ax + by + c) इस फॉर्मेट में हो, मतलब सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ध्यान रहे बस यही फॉर्मेट ax + by + c का अगर फंक्शन हो, तो हमें इसको एक न्यू वेरिएबल एज्यूम कर लेना है, इसको z एज्यूम कर लेना है। जस्ट वन सेकेंड, एक कॉल आ रही है।
ठीक है ना। अगर इस फॉर्मेट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसको हम लोग एक न्यू वेरिएबल जेड में इसको लेट कर लेंगे। देन ये क्या हो जाएगा मेरा, डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको अलग कर लेंगे। सॉरी, ये तो फिर नया टर्म आ गया सेपरेबल वेरिएबल में ही। सबसे पहले तो सिंपली सेपरेट वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। सेकेंड टाइम में इसको जेड लेट कर लेना है। तो जब इसको जेड लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, मान लेते हैं यही है, तो दिस इज जेड। और जेड इज इक्वल टू क्या है मेरा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी चेंज हो जाएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोग को। जैसे है ना ये कि मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू जेड, तो इसको हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए एंड प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स एंड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सबसे पहले तो ये तो उधर चला जाएगा, दिस इज डी जेड अपॉन डी एक्स, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया था, एंड दिस इज वन अपॉन बी। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे इसको जब पुट करेंगे तो अब ऐसे हो जाएगा आपका वन अपॉन बी एंड दिस इज डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए और इज इक्वल टू जेड। अब देखिए सेपरेट वेरिएबल सेपरेबल इजिली हो जाएगा, आराम से यहाँ से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि जेड के फंक्शन को एक तरफ और एक्स के फंक्शन को एक तरफ, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, डी एक्स को उधर पहले जेड भी कर देते हैं उसको, मतलब ये आप सेपरेट कर सकते हैं इसको, जैसे कि डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू दिस इज बी जेड, है ना। और ये हो जाएगा आपका डी जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स, जेड को उधर लेके आना पड़ेगा, कुछ नहीं है मतलब बी जेड एंड प्लस ए हो गया ये। और ये हो जाएगा आपका डी जेड अपॉन डी जेड प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स। तो सेपरेट हो गया एक्स का फंक्शन और जेड का फंक्शन, बट ध्यान रखना है कि लास्ट में जेड के वेरिएबल जो जेड में आएगा सोल्यूशन, ये जेड और एक्स में, तो इसको चेंज कर देना है आपको, फिर जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पुट कर लेना है। बाकी सेम प्रोसेस, जस्ट आपको लेट कर लेना है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जेड। अगर ऐसा फॉर्मेट में आ जाए, फॉर्मेट बस ध्यान रखना है इसमें और कुछ नहीं, ओडी सबसे सिंपल टॉपिक है हमारा। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो और सेकेंड आपका m इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो, फिर यहाँ पे क्या करना है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई पुट करना है। देन यहाँ से भी डी जेड अपॉन डी एक्स करके और डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेना है। तो ये वेरिएबल फिर से y और z में चेंज हो जाएगा या फिर z और x में चेंज हो जाएगा, एंड देन सेम प्रोसेस हो जाएगा आपका। ये करके देखेंगे आप लोग। सेकेंड आपका, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन था वो सेपरेबल वेरिएबल से सॉल्व नहीं होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ के रखते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है या फिर जी ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, तो इसको होमोजीनियस कब बोलेंगे, कि अगर हम इसमें के एक्स और के वाई पुट करते हैं और ये के टू दी पावर समथिंग एन और देन एफ ऑफ एक्स वाई चला आता है मेरा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, है ना। तो अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन है एंड डी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और अपॉन जी ऑफ एक्स वाई के फॉर्मेट में है, तो हमें यहाँ पे पुट कर लेना है y इज इक्वल टू वी एक्स एंड देन मॉडिफाई इक्वेशन एंड यूज सेपरेबल वेरिएबल। अब डी वाई इज इक्वल टू जब वी एक्स लिया आप, तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे इसको पुट कर देना है, मतलब आपका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और जो भी फंक्शन होगा उसमें वाई की जगह पे वी एक्स पुट कर लेंगे एंड देन उसके बाद फिर से यूज करेंगे सेपरेबल वेरिएबल का, तो फिर हो जाएगा ये। इन सारे के ऊपर एक एक करके एग्जाम्पल अगर आप करते जाएं साथ साथ, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं होंगे तो बेटर होगा समझने में। अगर इसका आपका ये देखिए, जैसे कि ये जो फंक्शन है मेरा और न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का ये होमोजेनियस नहीं है। जैसे अगर ए एक्स एंड प्लस बी वाई प्लस सी है, तो इसमें अगर हम एफ ऑफ एक्स वाई इसको लेट करते हैं, तो एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई अगर इसमें पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए के एक्स एंड प्लस बी के वाई एंड प्लस सी, है ना। तो यहाँ से अगर के को बाहर करें तो ए एक्स प्लस बी वाई और क्या हो जाएगा, बाई सी अपॉन के हो जाएगा। तो हमारा तो ये नहीं हुआ ऐसा फंक्शन की एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये तो नहीं हुआ।
तो ये होमोजीनियस अगर ना हो तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस में। लेकिन उसके लिए दो केस बनता है फिर, कि ऐसा हो अगर कि a अपॉन ए वन एंड नॉट इक्वल टू b अपॉन बी वन हो, दैट इज ए बी वन माइनस ए वन बी नॉट इक्वल टू जीरो। जस्ट इसको ध्यान रखिए ना कि a अपॉन ए वन एंड b अपॉन बी वन ये दोनों अगर इक्वल ना हो तो हमें क्या लेट करना है, हमें यहाँ पे पुट करना है x की जगह पे x प्लस एच एंड y की जगह पे y प्लस के। इसका बहुत जगह यूज कर रहे होंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के टाइम में भी इसको यूज करते हैं। देन जो इक्वेशन है मेरा वो, जैसे अगर एक स्मॉल एक्स की जगह पे अगर हम पुट कर दें कैपिटल एक्स प्लस एच और वाई की जगह पे कैपिटल वाई प्लस के, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, ए एंड एक्स की जगह पे पुट करके देखिए कैपिटल एक्स प्लस एच, तो क्या हो जाएगा ए एच एंड प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए वन एच। इसके साथ इन दोनों को सॉल्व भी करना है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एंड देन ये देखिए आपका होमोजीनियस बन गया, होमोजीनियस बन गया। एंड फाइनली जब सॉल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है आपको y इज इक्वल टू वाई माइनस के एंड x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच में। इसको सॉल्व करना है पहले। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे होमोजीनियस सॉल्व किए थे यहाँ पे देखिए, ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई। तब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद लास्ट में ध्यान रखना है कि इसके कैपिटल वाई को और कैपिटल एक्स को चेंज करना है। लेकिन ध्यान रहे इन दोनों को सॉल्व करके आपको एच और के का वैल्यू भी फाइंड कर लेना है, क्योंकि फाइनल आंसर में एच और के का वैल्यू आ जाएगा। आइए कहीं इस पेज में होगा ये, नहीं वहीं तक है ये, बस सिनॉप्सिस बनाए हैं ऐसे कि मेरे रिवीजन के टाइम में मतलब आसानी से इसको जल्दी से रिवीजन कर सके। नेक्स्ट है हमारा कितने पेज का है, मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कम्प्लीटली कि ये आपका 16 पेज में पूरा ओडी है, सिर्फ लैप्लास को छोड़ के, और आपका फॉर्मेशन था। अगर ए वन ए अपन ए वन और बी अपन बी वन दोनों इक्वल हो जाए तो ए बी वन माइनस ए वन बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाई में आ रहा था तो ये मेथड फेल हो गया। जब ये मेथड फेल हो गया तो इसको वन अपन एम लेट कर लेंगे, यानी कि ए वन एम बी वन इज इक्वल टू। अब ये देखिए आपका ये फिर ट्रांसफर हो गया किधर, सेपरेबल वेरिएबल में जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे थे, मतलब मेथड वन में चला गया। अगर ए अपन ए वन और बी अपन बी वन दोनों इक्वल हो जाए तो इस फॉर्मेट में बन जाएगा। देखिए ये वाले फॉर्मेट में ए एक्स प्लस बी वाई एन प्लस सी एम ए एक्स प्लस बी प्लस सी है ना, मेथड फेल एंड दिस इज ए एक्स प्लस बी प्लस सी एंड एम यहाँ से बाहर कर लेंगे ए एक्स प्लस बी प्लस सी, एंड देन उसके बाद वैसे ही जो सेपरेबल वेरिएबल ए एक्स प्लस बी को जेड मारेंगे देन सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहली बात आता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो जाए तो फिर क्या फायदा है। आपका फायदा ये है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, ये एम डी एक्स एंड प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट एन डी वाई इज इक्वल टू दिस इज एन। ये एम वाले में वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, और इस एन के फंक्शन में जिस जिस टर्म में, ध्यान रहे हम क्या बोल रहे हैं टर्म, जिस यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट कंसिडर द टर्म वेयर एक्स प्रेजेंट, उस टर्म को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे जिसमें एक्स प्रेजेंट हो। इन सब के प्रूफ है बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम एग्जैक्ट कैसे पहचानेंगे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये एग्जैक्ट तब होगा जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ u। u कोई एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल हो, देन हम लोग बोलेंगे क्या कि ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट इसको तो हम लोग ऐसे चेक नहीं करेंगे, और भी सिंपल मेथड है इसको चेक करने का, कि डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि दिस इज द, यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद, डेल एम अपॉन डेल वाई इन इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स कर दें। अगर ये दोनों इक्वल आता है देन ये क्या होता है मेरा एग्जैक्ट। और जैसे एग्जैक्ट होता है तो हमने क्या बताया, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो उसका सोल्यूशन ये होता है। अगर एग्जैक्ट ना हो तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या, कोई भी नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, कोई भी अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, तो मुझे कोई एक ऐसा फंक्शन चूज करना पड़ेगा जो इस नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो एग्जैक्ट बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड करते हैं चार मेथड से, एक एक करके देखते हैं इसको। ध्यान रहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों? क्योंकि उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर नॉट एग्जैक्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा मेरा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो है और ये होमोजीनियस है, ध्यान रहे होमोजीनियस है, एंड एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और ये जो भी निकलेगा इसको नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई जैसे करेंगे वो एग्जैक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट हो जाएगा तो उसका सोल्यूशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, y इंटू वाई के साथ dx रहेगा, y इंटू एनी फंक्शन ऑफ dx एंड x इंटू एनी फंक्शन ऑफ dy इज इक्वल टू जीरो, तो एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो अगर हो तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो वन अपन एम एक्स माइनस एन वाई होगा। देन एम एक्स माइनस एन वाई से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो एग्जैक्ट हो जाएगा, उसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। ध्यान रहे जस्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को ये देखना है कि कौन सा मेथड यूज करना है। अगर इस फॉर्म में हो होमोजीनियस हो तो ये मेथड लग जाएगा, y इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ dx एंड x इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ dy इज इक्वल टू जीरो हो तो वन अपन एम एक्स माइनस एन वाई। अगर ऐसा हो एम एक्स प्लस एन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मतलब उन दोनों मेथड में कहीं सेट नहीं हो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड डेल एम अपन डेल वाई और डेल एन अपन डेल एक्स अपन एन इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट, यानी ये दोनों मेथड नहीं लग रहा है, होमोजीनियस भी नहीं है और y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स और x इंटू वो भी नहीं है, दोनों फेल हो गया है। और हम लोग तो डेल एम अपन डेल वाई निकालेंगे ही सारे में, क्यों निकालेंगे सर इसको? क्योंकि हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, जब दोनों इक्वल तो एग्जैक्ट। तो हम इसको माइनस करेंगे और n से डिवाइड करेंगे। ध्यान दें जब डेल एम अपन डेल वाई करेंगे तो n से डिवाइड करेंगे। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स आता है या कांस्टेंट आता है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर एफ एक्स डी एक्स या e टू द पावर के डी एक्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे मिले इसको नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही वो एग्जैक्ट हो गया देन उसके बाद आप क्या कर लीजिए, उसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो हो और डेल एन अपॉन डेल एक्स, ध्यान रहे डेल एन अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे पहले डेल एन अपॉन डेल एक्स है तो एम से डिवाइड कर रहे हैं, एंड देन ये फंक्शन ऑफ y आता है तो हम लोग का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर एफ वाई डी वाई एंड e टू द पावर के डी वाई। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो एग्जैक्ट हो जाएगा, जैसे एग्जैक्ट होगा उसका सोल्यूशन हम लोग इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा है हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही चल रहा था, चौथा है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा है ये भी, हम लोग खुद किए हुए हैं इसको भी। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स एनी फंक्शन ऑफ एंड वाई, ध्यान रहे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे रहना चाहिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं कर जाना है कभी कभी, ये सामने सामने दोनों ऐसे चमकना चाहिए, ऐसा दोनों सामने सामने डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल यानी एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड राइट हैंड साइड एनी फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी एक्स की बेस फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली, या फिर ऐसा हो सकता है डी एक्स अपन डी वाई ई ऑफ आई यानी फंक्शन ऑफ वाई, लेकिन ध्यान रहे डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए और इधर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e टू द पावर पी डी एक्स एंड e टू द पावर पी डी वाई, एंड इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है y इंटू वाई, मतलब ऐसा नहीं ध्यान रखना है कि y इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो भी था इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एंड डी एक्स प्लस सी। इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ एंड डी वाई प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सी। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है लेकिन उसको लीनियर में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कब कैसे पहचानेंगे कि इसको लीनियर में ट्रांसफर करना है। देखिए यहाँ पे है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y और यहाँ पे कोई फंक्शन हो आपका y का, और इसको जब डेरिवेटिव करते हैं तो मेरा ये जो डी वाई अपन डी एक्स का जो कॉफिशियंट है वो कॉफिशियंट बन जाता है, तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे पहचानेंगे कि सर इसको रिड्यूस करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे जो एफ वाई है एनी फंक्शन ऑफ वाई डिपेंडेंट वेरिएबल का ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद जो कॉफिशियंट है डी वाई अपॉन डी एक्स का वो अगर मुझे मिलता है देन हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में। कैसे, इसको लेट कर लेते हैं एफ वाई इज इक्वल टू भी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देन अब इस टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स
एंड दिस इज पी, वी इज इक्वल टू क्यू, लीनियर इन वी हो गया कंप्लीट। उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके, और v को फिर से रिप्लेस कर दीजिएगा f ऑफ y, जो भी यहाँ पे फंक्शन का। नेक्स्ट f डैश x जी एक्स अपन डी वाई, बस यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया। ध्यान रखना है, बस इसी चीज को ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होगा, एंड इस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव अगर इसका कोफिशिएंट अगर मिल रहा है मुझे, तो फिर f ऑफ x इज इक्वल टू v चूज करेंगे, फिर से ये लीनियर इन v बनेगा, फिर सॉल्व करेंगे। ट्रांसफर करने का एक और ही रूल है जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। अगर इस टर्म में हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स पी ऑफ एक्स इंटू वाई, लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ पे तो था लीनियर वाले फॉर्म में कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे थे, क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, है ना, क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स। यहाँ पे वाई भी इसके साथ अगर हो तो कुछ नहीं करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे भी होना चाहिए मेरा, एंड एन का जो वैल्यू है वो तो ना ही जीरो होना चाहिए और ना ही वन होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इनसे y टू द पावर n से डिवाइड कर देना है बोथ साइड इक्वेशन में, तो y टू द पावर माइनस एस डिवाइड अपॉन dx इन दिस टर्म, एंड देन फिर वही वाला काम जो हमने अभी जस्ट इसके पीछे वाले में किया था, y टू द पावर वन माइनस एन को क्या कर लेना है, एक नया वेरिएबल z लेट कर लेना है, और जैसे z लेट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स चेंज हो जाएगा आपका z वाले फंक्शन में। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने किया y to the power minus n 1 minus n divided upon dx is equal to del z upon del x y to the power minus s, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म था उसका वो किस में रिड्यूस हो गया है, 1/1 minus n del upon del x 1/1 minus n dz upon dx plus px z qx। बस फिर से ये बन गया dz upon dx 1 minus s px z and qx, लीनियर फॉर्म बन गया ये। कैसे, क्योंकि ये z डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कंप्लीट हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कंप्लीट रिवीजन। इसका हम जो पीडीएफ ये जो दिख रहा है आप लोग को, इसको हम अपने टेलीग्राम पे ये अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग अगर चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बेटर लग रहा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इसका, यानी कि अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से फर्स्ट ऑर्डर नहीं रहेंगे, लेकिन सॉरी डिग्री फर्स्ट में ही रहेंगे लेकिन ऑर्डर बढ़ाएंगे इसका हम लोग। जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा पानी पी लें। तो हम क्या बात कर रहे हैं अब, लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर इक्वेशन तो होगा, ऑर्डर बढ़ेगा अब, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल कोफिशिएंट भी देखेंगे। सबसे पहले कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है, तो इस फॉर्म में होगा आपका dn अपॉन dn y अपॉन dx टू द पावर n, कांस्टेंट कोफिशिएंट dn माइनस वन बाई dx टू द पावर n माइनस वन एंड प्लस इज इक्वल टू q। इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन दो पार्ट में देखते हैं हम लोग। एक तो हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और एक होता है इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल। कब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, कब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, सबके ऊपर बात करेंगे। एक हम थ्योरम जस्ट बोलते हैं यहाँ पे कि एक थ्योरम होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अगर y इज इक्वल टू समथिंग c1 e टू द पावर ax एंड y इज इक्वल टू c2 e टू द पावर 2x एंड y इज इक्वल टू c3 e टू द पावर 3x, अगर ये तीनों सोल्यूशन आपस में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, तो y इज इक्वल टू इन सब को ऐड कर दे, c1 e टू द पावर ax, c2 e टू द पावर 2x, c3 e टू द पावर 3x, इन सब का जो एडिशन होगा ये भी एक जनरल सॉल्यूशन होगा और नई डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बाकी डिटेल तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिनॉप्सिस कर रहे हैं। तो इसका जो ये भी सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू वाई सी भी एक सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वाई पी भी सोल्यूशन है इसका। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से वाई सी प्लस दस, वाई सी और वाई पी नाम रखा गया है, तो वाई पी को ऐड कर देंगे तो भी इसका ये जनरल सोल्यूशन होगा। तो जनरल सोल्यूशन और कब निकालेंगे वाई पी, तो सब देखेंगे जब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड अगर ये जीरो हो तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे, वो अभी आगे पता चल जाएगा कि क्यों सिर्फ इससे पता चल जाएगा। अगर ये कोई फंक्शन एनी फंक्शन, तो वहाँ पे हम लोग को पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। तो जब कांस्टेंट कोफिशिएंट हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो भी डी टू द पावर समथिंग में है 2 4 3, तो m टू द पावर n a1 a टू m टू द पावर n-1 डैश डैश इज इक्वल टू 0।
तो ये आपका n डिग्री एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया, तो इसका रूट भी निकलेगा, तो m इज इक्वल टू M1 M2 M3 डैश डैश ऐसे करके निकलेगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, अगर ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट, सबसे पहले रूल क्या बोलता है कि अगर ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, यानी कि M1 M2 M3 डैश डैश Mn, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो C1 e टू द पावर x C2 e टू द पावर M2x प्लस डैश डैश ऐसे करके चलेगा। ऐसा हो जाए कि दो रूट इक्वल हो जाए, जैसे हो सकता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोनों इक्वल लगे, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x e टू द पावर M1x, यानी कि दो इक्वल, तो यहाँ पे आपका एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनते तैयार होगा है ना। दो इक्वल हो गए तो C1 प्लस C2 x e टू द पावर M1x एंड प्लस C2 e टू, बाकी जैसे चल रहा था वैसे इंटरेस्टिंग के लिए। अगर तीन इक्वल हो जाए तो सर क्या होगा, वाई सी इज इक्वल टू, ये आपका एल्जेब्रिक बनेगा C2x एंड प्लस C3 एक्स स्क्वायर, और जो भी इक्वल है e टू द पावर M1x एंड प्लस बाकी जो है वैसे चलेगा। तो सिंपल सा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को देखिए कैसे फाइंड करते हैं। और भी है कि सर अगर कॉन्जुगेट आ गया तो, सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट m इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा आ गया तो कुछ नहीं करना है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा e टू द पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी रिपीट करेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू द पावर अल्फा एक्स तो होगा, फिर यहाँ से इसको पकड़ के आप बनाते चलिए क्या, एक अलजेब्रिक इक्वेशन C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स एंड C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स। इस फॉर्मेट में अगर आ जाए तो क्या करना है, इस फॉर्मेट में आए तो C1 e टू द पावर अल्फा प्लस रूट बीटा लिख के भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, वाई सी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक में चेंज करके e टू द पावर अल्फा एक्स C1 कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स C2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। आई होप क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, लगता है हम लोग का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ तक हो गया। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि C1 e टू द पावर अल्फा एक्स और कॉस रूट अंडर ऑफ बीटा एक्स प्लस C2, इसको फॉर्मेशन में मतलब क्या कर रही है, इसको इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो वाला टर्म चलेगा मेरा। ये भी रिपीटेड हो तो कुछ नहीं करना है, C1 e टू द पावर अल्फा एक्स, जैसे यहाँ पे क्या था पिछले वाले टर्म में देखा नहीं, जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C1 था तो यहाँ पे इसका लीनियर बना लीजिए, C1 प्लस C2 एक्स कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स C3 प्लस C4 एक्स साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे आप, तो वो देखते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए देखना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड कि पार्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड कर रहा है क्यू पे, तो क्यू है ही नहीं, तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड जीरो होगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना ही नहीं है, कोई बनता ही नहीं है निकालने का। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का अलग अलग फॉर्मेट है। अगर आपका राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर एक्स और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा हो, तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको डी स्क्वायर जैसे मान लेते हैं 5D n+5, तो इसको एफ ऑफ ए बोलना, मतलब ए स्क्वायर प्लस 5A n+5। अगर ये जीरो ना हो रहा तो इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1/f(a) e टू द पावर ax। अगर साइन का फंक्शन या फिर कॉस का फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर और एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रहे माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं, माइनस ए स्क्वायर अगर जीरो हो तो इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा एफ ऑफ माइनस डी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं कि डी स्क्वायर प्लस 5D n+2 हो तो सिर्फ इस डी स्क्वायर में आपको करना है जो भी यहाँ पे ए होगा, 1 हो 2 हो cos 3x हो, तो माइनस ऑफ 3 स्क्वायर सिर्फ डी स्क्वायर में, 5D में नहीं है ना। इसे पुट करने क्या जाएगा, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ऐसा हो कि एफ ऑफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स, तो ये एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स हो जाएगा। सिंपल, साइन है तो साइन, कॉस कॉस। ऐसा हो कि अगर लीनियर फैक्टर हो, एक नोट कर लेते हैं तो कि लीनियर फैक्टर डी प्लस माइनस अल्फा इन द डिनोमिनेटर मे बी रिमूव्ड बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डी प्लस माइनस अल्फा, देन पुटिंग डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ऐसा अगर हो जाए कि साइन का और कॉस का राइट हैंड साइड का फंक्शन है और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में डी प्लस माइनस अल्फा है, तो फिर डी स्क्वायर में कैसे पुट करेंगे, तो क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर लेना है, डी प्लस माइनस अल्फा देन डी स्क्वायर बन जाएगा आपका। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मेट यूज कर लेंगे यहाँ पर।
ऐसा हो अगर कि राइट हैंड साइड आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल हो m डिग्री, तो क्या करना है, इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल हुआ 1/f(d) x टू द पावर n पॉलिनोमियल, टेकन आउट कॉमन लोएस्ट डिग्री टर्म, कॉमन लोएस्ट डिग्री टर्म, और उसको इस फॉर्मेट में बनाना है, यानी कि एफ डी से आपको लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लेना है। जैसे अगर डी स्क्वायर प्लस 5d एंड प्लस 2 हुआ, तो यहाँ से लोएस्ट कॉमन डिग्री टर्म क्या हो जाएगा, एफ डी की जगह पे 2 हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + d² प्लस 5d अपॉन 2 हो जाएगा ये। और इसको इन्वर्स कर लेंगे तो इस टर्म में आ गया ना कि 1 प्लस माइनस जो भी प्लस में माइनस में एफ डी का इन्वर्स, इसको एक्सपेंड करना है ना। यहाँ पे जो भी टर्म एक्सपेंड कैसे करना है इसको, तो इस फॉर्मेट में करना है कि 1 + x का इन्वर्स, ये 1 - x, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। जैसे ये एक्सपेंड हो जाएगा देन उसके बाद हम लोग को डी स्क्वायर का मतलब होता है डेरिवेटिव टर्म, इसको डेरिवेटिव कर लेंगे। एग्जाम्पल आप चाहें तो देख सकते हैं, नोट्स वगैरह जो भी आपका होगा। अगर ऐसा हो कि राइट हैंड साइड यानी कि जो क्यू वो एक्सपोनेंशियल और एक्स का फंक्शन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करना है, एक्स का फंक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि मतलब वो एल्जेब्रिक हो या फिर ट्रिगोनमेट्रिक, वो या तो ट्रिगोनमेट्रिक हो सकता है या एल्जेब्रिक हो सकता है। साइन और कॉस ध्यान रहे, टेन और के लिए अलग देखेंगे हम लोग, टेन और कॉस के लिए एक्स टू द पावर एम हो, साइन हो, कॉस हो, तब क्या करना है, 1/f(t) e टू द पावर ax इंटू वी जो है हमारा, उसमें e टू द पावर ax को पहले बाहर करना है, लेकिन बाहर कैसे करना है, जो भी आपका एफ डी का फंक्शन है ना उसमें उसको डी प्लस ए बनाना है। ध्यान रहे, डी प्लस ए, अगर ऐसा हो कि 1/d+2 e टू द पावर ax इंटू एक्स टू द पावर स्क्वायर एस, तो पहले e टू द पावर एक्स को बाहर निकालें, लेकिन इसको बाहर निकालने का शर्त ये है कि ये डी को डी+a करके निकलेगा ये बाहर, एंड देन एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, फिर ये हो गया आपका, इसको ब्रेक वगैरह करेंगे एंड देन ये एल्जेब्रिक जो इसके पीछे वाला रूल था उसमें चला गया ट्रांसफर होके। अगर फिफ्थ नंबर रूल, जो फर्स्ट रूल का, हमने फर्स्ट रूल यहाँ पे देखा था ना पी फाइन करने का, यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, कि नॉट इक्वल टू जीरो, तो अगर ये जीरो हो जाए तो क्या इसका पी नहीं निकलेगा, निकलेगा। इसका पी ऐसे ही निकलेगा जैसे रूल नंबर 4 का निकला है पी, 1/f(d) e टू द पावर a, 1 तो है ही इसके साथ, इसको एल्जेब्रिक मान ही सकते हैं x टू द पावर 0, तो इसको बाहर निकलने का शर्त क्या है कि ए एफ डी को डी+a करके निकलेगा इंटू 1, देन ये एल्जेब्रिक करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो 1/d - a टू द पावर r e टू द पावर ax, तो इसका जो डायरेक्ट पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, x टू द पावर r, ये जो पावर है, अपॉन r फैक्टोरियल e टू द पावर ax, r इज इक्वल टू 1 2 3 डेस्टिस। If f of a is equal to 0, then factorize fd first operator on e to the power a, so if factor does not vanish, putting a for d, and finally the other factor to apply the above formula। इसको कैसे अप्लाई करना है वो एग्जाम्पल पे ही आएगा, तो अभी जस्ट इसमें सिनॉप्सिस बना रहे हैं, जब कोर्स हम जब लेंगे यूट्यूब पे कंप्लीट हम ओडी ही कराएंगे, जैसे अभी मॉडल जब ज्योमेट्री शेष हो जाएगा तो देन हो सके तो हम ओडी ही कराएंगे, बट ओडी इतना सिंपल आप खुद कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखा है कि इसी का एग्जाम्पल है, चलिए इसको समझ लेते हैं कि ऐसा हुई कोई कि d³ + d² - 1y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो इसको कैसे फैक्टराइज कर में लिख सकते हैं, d+1 d² - 1 e टू द पावर x, हमें इसको बाहर करना है जो जीरो हो जा रहा हो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन फैक्टराइज 1 1 1 पुट कीजिएगा तो क्या होगा 0, देन फैक्टराइज एफ डी, इसको एफ डी बोल रहे हैं ना यहाँ पे, इसको एफ डी बोल रहे हैं, इसको फैक्टराइज करना है। और फर्स्ट किसको ऑपरेट करने के लिए बोल रहा है, फर्स्ट ऑपरेट ऑन e टू द पावर x बाई फैक्टर विच डज नॉट वैनिश, जो वैनिश नहीं हो रहा हो, जैसे इसको फैक्टर किए तो इसमें कौन वैनिश नहीं हो रहा है, वैनिश कौन नहीं हो रहा है, आपका d+1 वैनिश नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर जैसे इसमें 1 पुट करेंगे तो वैनिश हो जाएगा। तो पहले क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑपरेट ऑन e टू द पावर x बाई फैक्टर विच डज नॉट वैनिश बाई पुटिंग ए,
जो भी यहाँ पे ए है, जैसे ई टू द पावर एक्स, मतलब यहाँ पे ए की जगह पे क्या 1 है फॉर डी, एंड फाइनली द अदर फैक्टर अप्लाई द एबव फॉर्मूला, देन इसको फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने इसको क्या किया, जैसे पहले हमने देखा ई टू द पावर एक्स था, 1 पुट किए यहाँ पे, ए 0 हो गया, फैक्टराइज किया हमने, फैक्टराइज करने के बाद देख रहे हैं कि फिर 1 पुट करने पे ये वैनिश हो जा रहा है, तो पहले इसको ऑपरेट करेंगे, तो मैंने इसको बाहर रखा एंड देन इसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद ये मेरा क्या बना, ई टू द पावर एक्स अपॉन 1124, एंड ये 1/4 बाहर, 1/d माइनस ए ई टू द पावर एक्स। अब देखिए ये 0 हो जा रहा है, जैसे पुट करेंगे तो 0 हो जा रहा है, तो कैसे इसको करना है, इस वाले फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला था ना कि अगर एफ ऑफ ए 0 हो जाता है तो डी माइनस ए टू द पावर आर, डी माइनस ए टू द पावर आर, आर की जगह पे 1 है, ई टू द पावर ये हो जाए एक्स टू पावर आर, पावर 1 था, तो 1/1 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स, यानी कि पी आई इसका क्या हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स बाई 4। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल पे हम लोगों ने इसका देख लिया। अभी नहीं, कंप्लीट नहीं, अभी दो हो रहे हैं, 2-3, बस हाँ वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट पानी पी ले थोड़ा। चलिए, तो 6 नंबर रूल जो है यही फाइंड करने का, अगर मान लेते हैं 1/d² प्लस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स, तो इसका पी फाइंड करने का हमने कैसे देखा था कि डी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये तो 0 हो गया भाई में, तो जब ये पार्ट हो जाए ऐसा कि 0 हो जाए, तो हम लोग को क्या करना है कि 1/d² प्लस ए स्क्वायर इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉस ए एक्स और प्लस आई साइन ए एक्स, यानी कि इसको सॉल्व करना है, लास्ट में इसका इमेजनरी पार्ट लेना है, सॉल्व किसको करना है, 1/d² प्लस ए स्क्वायर एंड कॉस ए एक्स एंड प्लस आई साइन ए एक्स, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली इसका जो इमेजनरी पार्ट आएगा उस पार्ट को हम लोग लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर आई एक्स इमेजनरी पार्ट, फाइनली इसको सॉल्व करना है, जब ये बाहर निकलता है ई टू द पावर आई एक्स, तो क्या करता है, डी को डी प्लस आई ए के टर्म में बना देगा, जो भी इसके पावर में होगा, तो आई ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 बच गया, देन इसको सॉल्व करेंगे जैसे पिछला वाले मेथड के जैसे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स हो, तो इसका जो पी आई होगा वो क्या हो जाएगा आपका, -x/2a cos ए एक्स, एंड एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड नहीं यहाँ पे ऐसा होगा कि व्हेन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज x/2 साइन ए एक्स डी एक्स, ये कैसे आया है, ये फॉर्मेट, मतलब आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिए, मतलब पहले इसको लिखना चाहिए था देन इसको लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। अगर cos ए एक्स हो तो क्या करना है, x/2a sin ए एक्स, कैसे आएगी, x/2 cos ए एक्स डी एक्स वेन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड अगर q इज अ फंक्शन ऑफ x, देन नंबर 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू, जो पी आई फाइंड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे आएगा प्लस में, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर अल्फा एक्स, यहाँ पे माइनस में है तो अंदर माइनस में रहेगा, और इनटू जो भी राइट हैंड साइड में था मेरा क्यू डी एक्स, अगर प्लस में है तो ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, एंड देन उसके बाद ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। ठीक है ना, सेक के लिए और टेन के लिए तो मैंने कुछ बोला नहीं है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है सेक का वाला एग्जाम्पल, कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसको मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई ए, तो होगा क्या यहाँ पे C1 cos x C2 sin x, क्योंकि इसका रियल पार्ट तो है नहीं, रियल पार्ट नहीं मतलब हाँ जो प्योर रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट होता है लेकिन ये इमेजनरी के साथ होता है, C1 cos x और C2 sin x, तो इसका पी आई कैसे फाइंड करेंगे, 1/d² प्लस ए स्क्वायर सेक एक्स, 1/2ai, मतलब इसको फैक्टराइज करना है, किसको, आपको ये वाले टर्म को, d² प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/d माइनस ए एंड d प्लस ए आई, सेक एक्स जैसे है वैसे ही रहेगा, तो अब अलग अलग इसको करेंगे, मतलब कि पहले 1/d माइनस ए आई सेक एक्स के साथ, एंड देन उसके बाद d प्लस ए आई सेक एक्स के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस ए एक्स एंड ई टू द पावर
माइनस आई एक्स सेक एक्स कहाँ से आया ये सर? देखिए ना, मैंने अभी बताया ना कि अगर डी माइनस अल्फा, कोई भी अल्फा कुछ भी हो सकता है, एंड क्यू के फॉर्मेट में हो, क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्यू के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। तो डी माइनस ए ई टू द पावर माइनस में है तो प्लस में आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर ए टू द पावर माइनस एक्स एंड इंटू क्यू एक्स की जगह पे सेक ए एक्स डी एक्स। एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व किए से ई टू द पावर आई एक्स को कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, एंड देन उसके बाद सेक एक्स को, इसको कंप्लीट किए फिर। अब देखिए यहाँ पे जस्ट हम आई को माइनस में आई में रिप्लेस कर दें, ये तो डी माइनस ए आई था, अगर इसको रिप्लेस कर दे माइनस ए से तो डी प्लस ए आई हो जाएगा, तो इसका भी निकल जाएगा। तो डी प्लस ए इज इक्वल टू सेम टर्म, एंड देन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल कोएफिशिएंट का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉची यूलर इक्वेशन का। कॉची यूलर इक्वेशन देखिए, अभी पिछले हमने क्या बात की पीछे में, कि इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो सारा का सारा कांस्टेंट होगा, सारा का सारा कांस्टेंट होगा। कॉची में क्या है कि ये जो है ना पावर, जो आपका ऑर्डर जो होता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हमारा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसका ऑर्डर होगा, सेम एक्स का पावर सेम होगा। अगर नहीं है तो देख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर पावर सेम बन जाए, यानी कि एक्स टू द पावर अगर यहाँ पे 4 हो, और डी फोर वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 एंड डी एक्स क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो, तो समझ लेना है कि ये कॉची यूलर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही मजा आता है। मतलब सबसे पहले इसको देख लेना है कि क्वेश्चन कहाँ से मतलब ये मिल रहा है। तो आपको पुट कर लेना है x इज इक्वल टू ई टू द पावर z। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू z, एंड डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x हो गया। हमें इसको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब यहाँ पे तो ये तो वेरिएबल हटना चाहिए, अभी तक तो कांस्टेंट सीखे थे, तो कांस्टेंट में ट्रांसफर कर ले तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसको वही ट्रांसफर करना है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं बाई चैन रूल, डी वाई अपॉन डी जेड एंड डी जेड अपॉन डी एक्स। डी जेड अपॉन डी एक्स का वैल्यू 1/x दिया हुआ है, यानी कि x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू डी वाई अपॉन डी जेड आ गया। हम इसको नाम अलग देते हैं, जैसे डी का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स था, तो डी वन का मतलब हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी जेड। सिंपल, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी वन वाई में चेंज हो गया। उसी तरह से एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अगर हम चेंज करेंगे, वैसे चेंज करके आप खुद देख लेंगे तो हो जाएगा बेटर। तो ये क्या हो जाएगा, डी वन माइनस वन इंटू वाई। एक्स क्यूब के लिए डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू इंटू वाई। एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक को दिखा के, बाकी को ऐसे। सिमिलरली एक्स एन डी एन के लिए हो जाएगा डी वन माइनस वन एंड लास्ट टर्म डी एन माइनस वन इंटू वाई। अब देखिए जैसे सब इन सबको रिप्लेस करेंगे जब आप यहाँ पे, जैसे देखिए ना एक्स टू द पावर एन डी एन एक्स एन था, तो रिप्लेस करेंगे तब क्या हो गया, सबका कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया, सबका कोफिशिएंट कांस्टेंट हो गया, है ना। तो अब इसको इजिली फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो जैसे पहले था वैसे ही सी एफ फाइंड कीजिए, पी एफ फाइंड पी आई फाइंड कीजिए। ओके सर, राइट हैंड साइड को भी चेंज करना है क्या? चेंज करना है, कब नहीं करना है, अगर आपका राइट हैंड साइड, ये कैपिटल एक्स राइट हैंड साइड बता रहे हैं कैपिटल एक्स, तो अगर कैपिटल एक्स आपका एक्स टू द पावर एम, यानी कि एम डिग्री एल्जेब्रिक इक्वेशन हो अगर, तो कन्वर्ट ओनली एल एच एस टर्म, यानी कि राइट हैंड साइड को नहीं करना है कन्वर्ट, डायरेक्ट एफ अपन डी वन एक्स टू द पावर एम करेंगे, तो आपको वो पी आई मिल जाएगा। एफ एम नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली, वो तो हमने देखा है। मतलब पी आई फाइंड करने के लिए आपको राइट हैंड साइड नहीं चेंज करना है, कब, जब आपका एल्जेब्रिक हो तब। बाकी के लिए चेंज कर सकते हैं जेड के फॉर्मेट में। वही डी वन माइनस अल्फा एफ एक्स हो तो एक्स टू द पावर अल्फा एंड एक्स माइनस अल्फा प्लस वन एफ एक्स डी एक्स, और डी वन प्लस अल्फा एफ एक्स हो तो एक्स टू द पावर माइनस अल्फा, प्लस हो तो माइनस में, माइनस हो तो प्लस में। देखिएगा इसको, जैसे यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, लेकिन माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में रहेगा अंदर, और माइनस वन एफ एक्स डी एक्स जो भी राइट हैंड साइड में है मेरा। लीजेंडर इक्वेशन ही आपका कॉची इक्वेशन का थोड़ा सा एडवांस है। वहां पे क्या था कि सिंगल वेरिएबल था हमारा, है ना, एक्स एक्स टू द पावर थ्री एक्स टू द पावर फोर। यहाँ पे आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, उसका पावर होगा। जैसे कोई इक्वेशन ऐसा हो ए प्लस बी एक्स टू द पावर थ्री एंड डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का वाला देखे थे, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही कि ए प्लस बी एक्स को ए टू द पावर जेड लेट कर लेना है, जेड लॉग इज इक्वल टू, यहाँ पे वैसे सॉल्व करें जैसे पिछले वाले में सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पिछले वाले देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि जो dy अपॉन डी एक्स है, मतलब a प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है, वो b इंटू डी वाई अपॉन डी जेड में आ रहा है, यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई में था। उसी तरह से ये बढ़ेगा कैसे, a प्लस बी एक्स स्क्वायर डी टू अपन डी एक्स स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर बाकी जैसे था वैसे ही, बी टू द पावर एन होना चाहिए यहाँ पे, तो बी टू द पावर एन बाकी जैसे था वैसे ही आया है। तो ये लीजेंडर हो गया, कॉची हो गया मेरा। नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कॉफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करने का फिर से चार मेथड। बाकी पिछला जो मेथड हमने दो बताया वेरिएबल कॉफिशिएंट, तो उसमें भी था सर, लेकिन वो फिर से गया था किधर, आपका कांस्टेंट कॉफिशिएंट में ही ट्रांसफर करके उसको सॉल्व किए। लेकिन अगर वेरिएबल कॉफिशिएंट हुआ, सॉरी वेरिएबल कॉफिशिएंट हुआ, तो इसको सॉल्व करने का चार मेथड है हमारे पास। नंबर वन, चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, when a part of the complementary function is known. सेकेंड मेथड है चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसमें उसको रिमूव करके, इसको एक और नाम देते हैं रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। या फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मेथड चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का हो, ध्यान रखना है सेकेंड ऑर्डर का हो, और इसका जो कॉफिशिएंट हो वो वेरिएबल हो, तब क्या करेंगे हम लोग। अगर लीजेंडर में भी फिट नहीं हो रहा है और अगर कॉची में भी फिट नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे, तो पहला मेथड है हमारा चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन ए कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। तो चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे। क्वेश्चन में ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि वन ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस टर्म, ऐसा कुछ। तो इसका जो स्टैंडर्ड, सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है कि इसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये क्या था सेकंड डिग्री का है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेकंड ऑर्डर, सॉरी डिग्री बोल दिया मैंने, सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कॉफिशिएंट। तो व्हेन ए पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर नोन है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ये। नोन अगर ना भी हो तो हम लोग जो आपका इसका वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, फाइंड वन सोल्यूशन, अगर दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू यू एक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाई फॉलोइंग फॉर्म। मतलब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दो ही मेथड है इसमें, एक ये और एक ये, उसी का पार्ट है यहाँ। तो अगर ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू, ए की जगह पे कुछ भी पुट कर दें, तो वन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि वन सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, यू टू द पावर यू इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। अगर इसमें वन पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, वन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू यू टू द पावर एक्स, या वन माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाता है तो हम लोग इसका वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज यू टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें ही मिल जाता है, बाकी टू वगैरह पुट करके भी देख सकते हैं। या फिर ऐसा हो m इंटू एम माइनस वन पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर जीरो हो जाता है तो यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m जो होगा उसका वन पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। m के जगह पे अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वन, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी u इज इक्वल टू एक्स, यानी m की जगह पे वन पुट किया हमने, तो u इज इक्वल टू एक्स वन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टू पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द वन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जैसे वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन मिला, तो फाइनल जो जनरल सोल्यूशन होगा वो आपका y इज इक्वल टू यू वी हो जाएगा। u तो आपको मिल गया यहाँ से इस फॉर्मेट से, ये दो फॉर्मेट से, बट v कैसे मिलेगा, v निकालने के लिए वी आर वी ऑब्टेन्ड बाई डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर p प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आर अपॉन यू। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से तो आप डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे लिखेंगे, p कहाँ से आएगा, p यहाँ से उठाएंगे हम लोग, दिस इज द p, दिस इज द q एंड दिस इज द r। यहाँ से उठा के सबको यहाँ पे पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे v है, v यहाँ से निकल जाएगा, एंड जब v निकल जाएगा तो y इज इक्वल टू यू इंटू वी कर देंगे, तो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। बस ध्यान रखना है हम लोगों को, चेंज इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्ट बोलता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे लिखा हुआ है
सेकेंड मेथड, पहला मेथड क्या था, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। टू सॉल्व दिस बाय चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, कोई भी एक पार्ट बोल सकता है, या फिर reduce the differential equation this where p और फंक्शन ऑफ x फॉर्म दिस विच इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म द गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, सब में स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अब इसमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए मतलब ये टर्म नहीं होना चाहिए, बाकी ये तो चेंज हो जाएगा ही, मेरा ये तो चेंज होगा ही, d2v प्लस डी स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स। मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें रिड्यूस करना है, किस फॉर्म में, रिड्यूस टू इसमें डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी प्लस एस। अब आई वी किधर से आएगा, एस किधर से आएगा, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, पहला स्टेप कि वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। रिमूव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी चूज u इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस हाफ पी डी एक्स, ये पावर में ही है, यहाँ से आपको u मिल जाएगा। p कहाँ से मिलेगा सर, p तो क्वेश्चन में ही है यहाँ पे, यहाँ से डाल के तो u मिल जाएगा। इसका भी जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू वी होता है, बट v कैसे निकलेगा, तो v निकलेगा आपका d2v अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू, इसलिए इसको बोलते हैं रिमूव टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब i और s क्या है, i इज इक्वल टू है आपका q माइनस वन अपन फोर पी स्क्वायर और हाफ ऑफ डी पी अपॉन डी एक्स। इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एंड s इज इक्वल टू आर अपन यू, ये सारे चीज r भी आपके पास है क्वेश्चन से, u आपने निकाला है यहाँ से, एंड इसको सबको पुट करना है इसमें एंड देन सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो v निकल जाएगा, तो जनरल सोल्यूशन इसका y इज इक्वल टू यू इंटू वी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टू सॉल्व चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब कि ये x, पहले यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर रहे थे, देखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल को y चेंज हो रहा था v में, y चेंज, पिछले वाले में भी y चेंज हो रहा था v में। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है, यानी x को किसी और वेरिएबल में चेंज करना है। तो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फॉर्म x टू z, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z इज इक्वल टू x, जो डिपेंडेंट वेरिएबल इसको फंक्शन नया वेरिएबल z में लेट करेंगे इसको, और z इज इक्वल टू x, बट z कैसे मिलेगा, द गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू d2y अपॉन dz स्क्वायर p1 dy अपॉन dz एंड प्लस q1 y r1। अब देखिए यहाँ पे p से p1 हो गया, q से q1 हो गया, r से r1 हो गया, तो p1 कैसे फाइंड करेंगे, d2z अपन dx स्क्वायर प्लस p dz अपन dx और dz अपन dx का होल स्क्वायर। q1 कैसे फाइंड करेंगे, q1 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, q अपन dz अपन dx का होल स्क्वायर। r1 कैसे फाइंड करेंगे, r अपन dz अपन dx का होल स्क्वायर। dz अपन dx का होल स्क्वायर सबका डिनोमिनेटर सेम है, बस p1 के लिए d2z अपन dx स्क्वायर p dz अपन dx। बट मेन बात यह है कि आखिर ये z फंक्शन कैसे मिले, ये मिल जाएगा तब तो p1 मिल जाएगा, q1 मिल जाएगा, r1 मिल जाएगा। इसको चूज करने के लिए बहुत ही सिंपल है कि चूजिंग z सच दैट कि p1 इज इक्वल टू 0 हो और q1 इज इक्वल टू क्या हो, प्लस माइनस a स्क्वायर, कोई भी कांस्टेंट टर्म। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि p1 इज इक्वल टू 0, तो p1 का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, d2z अपॉन dx स्क्वायर और प्लस p dz अपॉन dx अपॉन क्या था, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो अगर हमें इसको जीरो करना है, चूज करना है z को, तो इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस टर्म d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस पी dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, d2z अपॉन dx स्क्वायर dz अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस पी एंड देन dz, एंड इसको सॉल्व किए तो z का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, e टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस पी डी एक्स, तो यहाँ से z मिलेगा। यानी कि z के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस p, तो क्वेश्चन में ही है p dx इंटू डी एक्स, तो ये आपको z मिल जाएगा। जैसे ये z मिलेगा, इस z को आप बाकी सब में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस है, आपको या आपको q1 को आपको प्लस माइनस a स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म ले लेना है, देन यहाँ से आपको z मिल सकता है। जैसे यहाँ पे z क्या हो जाएगा, a dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ प्लस माइनस रूट क्यू डी एक्स। प्लस और माइनस का साइन कैसे लेंगे, अंडर द रेडिकल साइन ऑफ पॉजिटिव। प्लस माइनस का साइन ये पे इमेजनरी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हम प्लस माइनस यूज करेंगे। माइनस क्यू में है तो माइनस की जगह पे माइनस देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये तो इमेजनरी नहीं रहेगा ये। लास्ट है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स।
सॉरी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड देन आज इसको इतना ही रखेंगे, इसको दूसरे वीडियो में बाकी कवर करेंगे क्योंकि मेरा भी थोड़ा गला मतलब पेन होने लगा है, मेरे और भी क्लासेस रहते हैं। तो मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स, फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा ना, वाई सी इज इक्वल टू क्या C1 UX और C2 VX। यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा ना C1 प्लस समथिंग फंक्शन, C2 प्लस समथिंग फंक्शन, होमोजीनियस इक्वेशन। पीआई फाइंड करने के लिए इसका जो पीआई होगा UFX और VGX। अब फिर यहाँ पे बोलेंगे कि सर U और V तो दिख रहा है लेकिन FX GX कैसे निकलेगा। FX GX निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा रॉस्किन ऑफ UV। रॉस्किन निकालते हैं, रस्किन ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया है ये, नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो आपका FX और ZX होगा वो कैसे निकालेंगे, FX इज इक्वल टू VR। V कहाँ से निकलेगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले थे यहाँ पे फंक्शन था अपॉन आर, सॉरी VR अपॉन रस्किन DX माइनस ऑफ ZX के लिए UR अपॉन W एन रस्किन DX। तो यहाँ से आपका FX निकल जाएगा, ZX निकल जाएगा, और FX GX को पुट करेंगे तो YP निकल जाएगा, YC ऑलरेडी निकला हुआ है, तो Y इज इक्वल टू YC प्लस YP। क्वेश्चन यहाँ पे मेन ये है कि सर ये जो टॉपिक था वो था आपका वेरिएबल्स कांस्टेंट का। तो अगर ये पे वेरिएबल कांस्टेंट है तो इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा, तो ये आपका है आपका कॉफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट कॉफिशिएंट के लिए हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ऐसे यूज कर सकते हैं। वेरिएबल वाले के लिए क्या करेंगे तो उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का चलाया डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर तो रहेगा बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि एक वीडियो और बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज इतने पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसको।